वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 7 है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और बिहार जे मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपका इंटरव्यू 2 पार्ट में, एक इनफॉर्मल पार्ट और दूसरा फॉर्मल पार्ट। इनफॉर्मल पार्ट में आपसे तमाम सारे क्वेश्चंस लाइक कि आप जज क्यों बनना चाहते, आप लिटिगेशन क्यों नहीं करना चाहते, फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपकी हॉबीज क्या है, और ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मल पार्ट में आपके जो रेगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे BNS, BSA, BSS, आपका CPC, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट, फैमिली लॉ, TPA, जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोगों ने पहली बार पिछले कई इंटरव्यू से इनफॉर्मल पार्ट और फॉर्मल पार्ट दोनों की अलग अलग तैयारी कराता। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते जिनका फाइनल कट ऑफ, जो फाइनल मार्कशीट, जो सिलेक्शन हुआ जिस कट ऑफ पे, उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 35 से कम नंबर आ गया, 34 आ गया, 33 आ गया, 32 आ गया। तो बेशक आप मेंस के टॉपर क्यों ना हो, अगर आप 35 का बैरियर क्रॉस नहीं करते तो आप बाहर हो जाएंगे। वैसी स्थिति में काफ़ी निराशा होती कैंडिडेट को। और ये एक तरह से इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा कि कोई लड़का मेंस में बहुत अच्छा नंबर लेके आया है और इंटरव्यू में उसे 35 से कम दे दिया जाए, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। अब खैर यही फिलहाल रूल्स हैं BPSC का कि आपको 35 से ज़्यादा लाना ही लाना है। अब आपका पहला टारगेट 35 मार्क्स का होना चाहिए, क्योंकि अगर 35 से अगर उस बैरियर को आप क्रॉस नहीं करते हैं तो सारी की सारी मेहनत आपकी यूजलेस, बेकार हो गई। सवाल यह पैदा होता है कि यह इंटरव्यू बोर्ड को भी पता है कि 35 से कम नंबर देंगे तो इसका करियर बर्बाद हो जाएगा, इस साल के लिए यह सेलेक्ट नहीं होगा और फाइनली बाहर हो जाएगा। उसके बावजूद भी इंटरव्यू बोर्ड आपको 34, 33, 32, 31 इस तरह के नंबर देते हैं, आखिर क्यों? तो बेहतर आंसर तो इंटरव्यू बोर्ड ही बता पाएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम लोग भी कई सारे पिछले इंटरव्यूज 31 का हो, 30th हो, 29th हो, 28, जितने सारे इंटरव्यू है, हर इंटरव्यू को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से देते रहे हैं, उनसे बातचीत करके तो जो हम लोगों ने महसूस किया, जो हम लोगों को लगता है कि वो इनफॉर्मल पार्ट पूछता। इनफॉर्मल पार्ट में आप कोई झूठी सच्ची कहानी उनको इम्प्रेस करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप 2010 के पास आउट हैं, स्वाभाविक है कि थोड़ा हेजिटेंट होंगे। इस गैप पीरियड को कवर करने के लिए आपने कोई झूठी सच्ची कहानी बना ली और आपकी कहानी वहाँ बेनकाब हो गई, तो एक जज जो खुल्लम खुल्ला इंटरव्यू के दौरान होने वाला जज झूठ अगर बोल रहा है तो किस तरीके का जज बनेगा? तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको 35 से कम नंबर देना। और भी बहुत सारे कारण हैं। कल जो वीडियो पार्ट 8 आएगा उसको जरूर देखिएगा, उसमें हम लोग बड़े डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छे नंबर आते हैं। हमारा पिछला रिजल्ट आप देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट CLC का जादू चल गया, तमाम सारे स्टूडेंट काफ़ी बहुत शानदार नंबर आए हैं। चलिए अब हम लोग ये इस बार प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए
31 में जो इंटरव्यू में सवाल पूछे गए, 30th में, 29th में, 28th में, ये सारे क्वेश्चन हम लोग अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं, उसका आंसर भी दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ट्रेनिंग इस बात की कि देखिए मेंस में आपके पास समय होता सोचने समझने का, कुछ गलत हो गया तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू में सोचने समझने का समय नहीं होता। इंटरव्यू आपका 10 से 12 मिनट होता है एवरेज, किसी का 2, 4, 5 मिनट ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो आपसे चंद सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब आपको लॉजिकली और लीगली करेक्ट देने हैं। बस इतना सा ही है इंटरव्यू। लेकिन एक कैंडिडेट होने के नाते इंटरव्यू का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो काफ़ी जो है एक बड़ी वजह भी होती है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। तो कहने का मतलब कि जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं उन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है, उनका सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा है। कई बार होता है कि आप टॉपिक को जानते हैं लेकिन इफेक्टिवली आप बोल नहीं पाते हैं, आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो उन चीज़ों का पिछले इंटरव्यू के कुछ हम क्वेश्चन आंसर दें और आप उनका मिरर प्रैक्टिस करें तो इस तरह से आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हम लोग ये ऑनलाइन इंटरव्यू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर आप हमारे इस फ्री सर्विसेज से बिहार जे मॉक इंटरव्यू ये तमाम सारी फैसिलिटीज के साथ आप जोड़ना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पे अपना नाम बिहार जे इंटरव्यू व्हाट्सएप कीजिए। आपको कुछ औपचारिकताएं करनी होगी, एडमिशन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू बैच में ऐड कर लिया जाएगा। हम लोग ऑफलाइन कोचिंग का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, वीडियो कैमराज, स्मार्ट बोर्ड, एयर कंडीशन और बहुत तमाम तरह की चीज़ें, ऑफिस सेटअप हो रहा है। तो हम लोग 21-22 तारीख से इसी मॉक इंटरव्यू का ऑफलाइन भी देंगे। ऑफलाइन का नॉमिनल चार्ज रखा गया है, ऑनलाइन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप किसी भी समय आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू, स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24/7/365। अगर आप कैंडिडेट हैं तो हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार कीजिए, और अगर आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आपकी जानकारी में कोई भी आपका फ्रेंड, जूनियर, सीनियर, बैचमेट अगर इंटरव्यू दे रहा है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। तो आइए अब हम लोग जो ये क्लास हुआ कल का लाइव क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग देखें। ये पार्ट 7 है, इससे पहले के भी पार्ट आप जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। तो फिर लेट द स्टूडेंट ज्वाइन। आप लोग CLC में हैं, हमारे DTS डेली क्वेश्चन के लेवल पैटर्न वो सारा आपने देखा ही होगा। जो नए स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते, 2-4 दिनों में वो भी रूबरू हो जाएंगे। इंटरव्यू की सबसे बड़ी ताकत होती है आपकी पॉजिटिविटी। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना आपका स्माइलिंग फेस होगा, उतना बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल झलकेगा। आपको 1-to-1 सेशन में ये सारी चीजें बताई जाएंगी। आज से हम लोगों ने क्वेश्चन पूछना, जो पिछले बिहार जे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 30-40 क्वेश्चन करके, आज हम लोगों के पास हजार की संख्या में सभी क्वेश्चंस हैं और काफी पुराने, मतलब हर बिहार जे इंटरव्यू का। तो एक ही बार सारे क्वेश्चंस अगर आपको दे दिए जाएं तो शायद आप कर पाए ना कर पाए।
तो 30-40 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको मिलेंगे, उसका आंसर भी मिलेगा। इनफॉर्मल क्वेश्चन का आंसर चूंकि कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा, तो वो आपको ट्रेनिंग सेशन में वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। दिस इज वन। नंबर 2 कि आप अपना एक छोटा छोटा ग्रुप 4-5 स्टूडेंट का, अगर हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर इनमें से आप किसी को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं तो आप नाम रिकमेंड कर देंगे, उनके साथ आपका एक ग्रुप अलग से बना देंगे। और उस ग्रुप में जैसे आपको टॉपिक दे दिया, जैसे आज का टॉपिक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आपका आर्टिकल 19 और फेडरलिज्म, तो इन टॉपिक्स को आपने रिवाइज किया, इन टॉपिक से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को जो हुई है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से, तो जैसे ही पूछा जाता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज होने लगता है। हम लोगों ने कल ही आपको ये टॉपिक बता दिया था। आज हमारे पैनल पे अनुराग, इंटरव्यू पैनल पे कंचन मैम, और साथ में सैली मैम, और साथ में विशिष्ट दुबे भी जुट जाएंगे थोड़ी देर में। वो अभी इंटरव्यू ले रहे हैं दूसरे बैचेज में। तो थोड़ा सा इनफॉर्मल मॉक करा दें आपका। और जो नए स्टूडेंट हैं जो आज ही जुटे हैं हमारे साथ, तो आप में से कोई इनफॉर्मल पार्ट के लिए आगे आना चाहेंगे? आप में से कोई भी इनफॉर्मल पार्ट के लिए आप यहाँ जो है बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो गया। यस अंकित गुप्ता, वीडियो ऑन कीजिए। और गुड इवनिंग सैली, यू देयर? सैली हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। जी सर। आप सवाल पूछिए अंकित गुप्ता से इनफॉर्मल पार्ट का। फर्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। Now my name is Ankiत Gupta. I was born and brought up in Gaya district, and then after ma'am I completed my in college and BA honors from Law School in 2022, and since then I have been studying to be my hobby to play chess. ओके, जस्ट वन सेकेंड। अंकित, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपका इंट्रोडक्शन जितना शॉर्ट हो। तो कौन से साल आपका जन्म हुआ? अब वो ऐसे तो देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन का कोई पैमाना नहीं हो सकता। स्मार्टनेस ये है कि इंटरव्यू बोर्ड के पास एक टाइम स्लॉट होता है। 2 सेशन में आपका इंटरव्यू होगा, बिफोर लंच एंड पोस्ट लंच। तो उस सेशन में 10 से 15 स्टूडेंट होते हैं, राइट? और कभी कभी नंबर आगे पीछे। तो होता क्या है कि इंटरव्यू बोर्ड, उनका भी टाइम शेड्यूल कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप उनका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनको इरिटेशन हो थोड़ी बहुत। तो कब जन्म हुआ? आप सीधे कि माई नेम इज अंकित गुप्ता, आई ग्रेजुएटेड या LLB। पहला पॉइंट, ये जिनके माइक्रोफोन से आवाज आ रही है थोड़ा म्यूट कर दीजिए। अंकित, आप ही के साथ माइक्रोफोन से आ रही है, जब बोलना होगा तो अनम्यूट कीजिएगा। तो बाकी भी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए इसको कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछा जाए
तो हमें शॉर्ट बोलना है। हम जितना शॉर्ट बोलेंगे, तो पहला इंट्रोडक्शन में आपका नाम, सर माय नेम इज सो एंड सो। अब 10th 11th के बारे में आप बताएं, दैट इज अननेसेसरी डिटेल, दैट इज लिंगरिंग ऑन। आप जुडिशियल पोस्ट के लिए जा रहे हैं, टाइम टू टाइम ऐसा इंश्योर किया गया है और डायरेक्शंस हुई हैं कोर्ट की कि इंटरव्यू में कोई पर्सनल क्वेश्चन या इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाएंगी। मान लीजिए कि आप बीएचयू से पढ़े हैं, बोर्ड मेंबर कोई बीएचयू से है, तो इंस्टीट्यूशनल सिंपैथी, इंस्टीट्यूशनल बायस हो सकता है। तो टाइम टू टाइम देयर हैव बीन मेनी गाइडलाइंस कि पर्सनल पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा एक भी इंटरव्यू नहीं है जिसमें पर्सनल पार्ट से क्वेश्चन नहीं होता। इनफॉर्मल पार्ट से ही आपका इंटरव्यू शुरू होता। तो अब नाउ लेट अस नॉट ब्लेम कि क्या होता, क्या होना चाहिए हम लोगों का उसमें। ठीक है भैया, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, हम पूरी तैयारी से आए हैं। तो जब बात होगी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको पहला पॉइंट अपना नाम बोलना है। दूसरी चीज, आप जज का इंटरव्यू दे रहे हैं तो एलएलबी डिग्री या एलएलएम है तो उसके बारे में बताइए। आई ग्रेजुएटेड इन लॉ, ईयर जो भी है आपका, एलएलएम आपने किया तो वो भी बताइए, वो ईयर बता दीजिए। और उसके बाद से आप तैयारी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो अब ये जो पोर्शन है, हर स्टूडेंट के प्रोफाइल पे मैं इस पोर्शन का बेहतरीन आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए हमारे पास आपका सीवी होना चाहिए। तो हर स्टूडेंट अपना अपना बायोडाटा बना के हमें जरूर भेजिएगा। उनको देख के मैं आपका 1-to-1 सेशन और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। हमेशा माइंड में रखना है कि अगर इंटरव्यू बोर्ड का टाइम अगर आप बर्बाद कर देते, अननेसेसरी डिटेल्स देना, क्या मैच्योरिटी मानी जाएगी? ये हाउस को अच्छा नहीं माना जाएगा? अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, आप बताइए। आप में से कोई भी आदमी बताइए, अननेसेसरी अनवांटेड डिटेल्स देना क्या समझदारी हो सकती? तो मेरा एक डाउट है सर, क्या नेम को बताना जरूरी है? क्योंकि सर मुझे मतलब स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब मुझे ये सजेशन दिया कि नाम नहीं बताना, तो आपको टोकन देंगे, क्योंकि नाम अगर बताइएगा तो बाय नाम से देखिए, जैसे ही पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो नाम से बायसनेस नहीं होता। यह क्वेश्चन अपने आप में एक गलत सवाल है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अगर जैसे ही वो पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये नौटंकी किस बात की, टोकन देने की? आप खुल के पूछिए ना। आप ये जो नौटंकी कर रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं और टोकन दे रहे हैं, तो ऊपर से पूछ रहे हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपने बारे में बताइए, तो फिर टोकन किस लिए दे रहे? तो अब देखिए, इस सिस्टम के हर पहलुओं से हर कोई एग्री हो, कोई जरूरी नहीं। मेरा व्यू पॉइंट डिफरेंट है। आई हैव ए रीजन टू डिसएग्री। तो अगर आपसे अगर सवाल पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो विदाउट नेम कोई इंट्रोडक्शन हो सकता? अगर वो पूछें कि आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन का जवाब दूसरा है कि सर पास आउट करने के बाद मैं फिलहाल तैयारी कर रहा हूं, जो भी आपका प्रोफाइल है बायोडाटा के हिसाब से। मुझे भी बहुत जी
सर मेरा ये क्वेश्चन था, क्या मैं इंट्रोडक्शन में हॉबी को मतलब नो 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 नो, आप एक जज का इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई कलर का इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं कि नॉन स्टॉप तरीके से। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अरे अभी हम फ्रेश ग्रेजुएट हैं, हम इस लायक नहीं कि हमारा कोई बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो। आई एम जस्ट ए कैंडिडेट। अगर बहुत हाई प्रोफाइल होते और बहुत बड़ा अचीवमेंट होता तो हमारा कुछ बनता है इंट्रोडक्शन। आई एम ए सिंपल लॉ ग्रेजुएट और मैं तैयारी कर रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट के जमाने में मैं एम्प्लॉयमेंट तलाश रहा हूं। तो अब उसमें हॉबी वगैरह बताना इंट्रोडक्शन वाले में नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हर आदमी का तौर तरीका अलग होता। अब हमारी जो स्ट्रेटजी है डेट इज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी। हर आदमी अपनी क्षमता और विवेक के हिसाब से रणनीति। अब कोई कहेगा कि नहीं हॉबी भी बताना है, कोई कहेगा डेट ऑफ बर्थ भी बताना है। तो स्टूडेंट के साथ एक समस्या ये हो जाती है कि दे स्टार्ट वेसिलेटिंग बिटवीन टू हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, आइदर दिस वे और दैट वे, और उससे वो कंफ्यूज होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप कहीं भी इंटरव्यू सेशन करें तो एक ही जगह करें। आप उनकी भी सुनेंगे उनकी भी सुनेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। इंस्टीट्यूशन का कुछ नहीं होता, लेकिन आपके करियर पे बात आ जाएगी। अगर मान लीजिए कि कुछ, तो मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक अपना व्यू पॉइंट सिर्फ आपको दे रहा हूं कि आप कहीं भी करें तो एक ही इंस्टीट्यूशन में करें। अगर मतलब चेंज करने से फिर अब हम कुछ आपको बताएंगे, दूसरा कुछ बताएगा और उसमें होना जाना कुछ नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दिस कंफ्यूजन must not come into the way in between. This is first. To introduce yourself. खूब धड़ल्ले से पूछा जाता है, अपने सीनियर से पूछिए जिन्होंने इंटरव्यू दिया है या जो सेलेक्ट हुए हैं। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। दो ही सवाल, या तो आप अपना, या तो सवाल के एक अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए या अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं। ये दो ऐसे सवाल हैं, इनमें से किसी एक से आपका इंटरव्यू, दिस इज हाउ योर इंटरव्यू बिगिंस विद। और चलिए इस सवाल का जवाब हम लोग यहाँ नहीं, ये कैंडिडेट के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, तो हम लोग और इसका बाद में जवाब आपको 1-to-1 सेशन में। यस सैली, अब आप अगला सवाल पूछिए। जी सर। अंकित सामने आइए। अंकित जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल है, आप जज क्यों बनना चाहते हैं? Ma'am, being a law graduate, I think this is one of the best type of consulting. This for practical knowledge on various fields, and apart from that, ma'am, it is the noble and becoming the part of this, it is a prestigious job itself, ma'am, and also gives the opportunity to serve the country. देखिए ये कहना जज बन के सर्विंग द कंट्री, एक चपरासी जो झाड़ू पोछा लगाता है क्या वो कंट्री को सर्व नहीं कर रहा है? एक पुलिस ऑफिसर क्या कंट्री को सर्व नहीं कर रहा है? एक डॉक्टर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हु इज नॉट सर्विंग द कंट्री? तो ठीक है, मतलब पॉइंट इज दिस कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं, इसको सिंपल रखिए कि बीइंग ए लॉ ग्रेजुएट, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी वेयर आई कैन लर्न द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। मतलब अपने जवाब में कुछ इस तरह से बोलिए
कि आपके जवाब से वो कुछ और क्वेश्चन पूछा, फिर वो पूछना कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ क्या, तो फिर इंटरव्यू आपके हाथ में होगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा लीड कर पाएंगे। तो जज क्यों बनना चाहते? बेहतरीन आंसर है कि आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ, और कोर्ट से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो वो कहेंगे आपसे कि भाई लिटिगेशन में भी तो है, प्रैक्टिस में क्यों नहीं जाते? तो आप कहिएगा कि सर प्रैक्टिस इज कंसर्न्ड विथ ओनली द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, और जज को दोनों इंटरेस्ट, तो एक जज को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, दोनों साइड की वो आर्गुमेंट सुनता है और फिर एक इम्पार्शियल डिसीजन जजमेंट को डिलीवर करता है। तो वकील होके हम केवल वन साइडेड जान पाएंगे, लेकिन जज होके हमें दोनों साइड को देखना। अब मैं और आपका ये जो आंसर है कंसिस्टेंट वे से आना चाहिए, और बाकी और हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे। चलिए आगे पूछिए। मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर आप इस बार जज नहीं बन पाएंगे तो क्या करिएगा आगे? आप म्यूट हैं अंकित। I will reappear in the upcoming judicial services examination, and I will focus on the mirror of mistakes committed in this year now. देखिए बोलते आप सारे बच्चे लोग जो आंसर बताया जा रहा है उसको कॉपी में लिखिए और मिरर प्रैक्टिस कीजिए। सीधा सा और बहुत छोटा सा आंसर है कि मैं उन कमियों पे विचार करूंगा जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उन्हें दूर कर दोबारा फिर से कोशिश करूंगा। बस शॉर्ट, जितना आप शॉर्ट रखेंगे उतना ही आपका बेहतर और इफेक्टिव आंसर होगा। चलिए, अब कंचन मैम भी साइकोलॉजिस्ट हैं, नेक्स्ट कौन आएंगे इंटरव्यू के लिए आगे? यस 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 सर, मेरा भी एक डाउट था कि यदि क्वेश्चन जो है पैनल ने हिंदी में पूछा है तो एज अ कैंडिडेट हमें हिंदी में आंसर करना होगा या इंग्लिश में? यस, ये हमारे फैकल्टी मेंबर की तरफ से सवाल है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर कोई आपसे हिंदी में बात कर रहा है तो आप उससे अंग्रेजी में बात करेंगे? नहीं सर, कॉमन सेंस तो डिक्टेट करता है कि उसी भाषा। क्या बाकी इंटरव्यू वाले कैंडिडेट बताइए, अगर आपसे कोई हिंदी में पूछ रहा है तो आप अंग्रेजी में बात करेंगे? नहीं करेंगे सर। नो सर, नहीं सर। तो देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, बिहार में आप लोअर जज बनने जा रहे हैं, लोअर जुडिशरी के सारे कामकाज हिंदी में होते हैं, आप थोरोली इंग्लिश मीडियम है और हिंदी आपको आती नहीं, तो डू यू डिजर्व टू बी अपॉइंटेड एज ए जज? क्या आपको काम करने में असुविधा नहीं होगी? होगी सर। तो ये गलती भूल के भी मत कीजिएगा। हम लोगों के एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे बच्चे जो हिंदी की बजाय अंग्रेजी में बोले तो उनको कम नंबर आया। तो आपसे इंटरव्यू बोर्ड अगर हिंदी में सवाल पूछता है तो आप हिंदी में ही जवाब दें, और अंग्रेजी में सवाल पूछता है तो आप अंग्रेजी में जवाब दें। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड। ओके सर। नेक्स्ट कौन आएंगे इंटरव्यू के लिए? सारा, सारा यस, कम फॉरवर्ड। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज ड्रेस में क्यों नहीं हो? ड्रेस में रहना है हर किसी को। यस, कंचन मैम। आप बताइए कि आप में ऐसी क्या क्वालिटीज है जिसमें आप लगता है कि आप इस
मैं पेशेंस रखती हूँ इससे। मैं वो क्वालिटी डिजर्व करती हूँ कि मैं जिस फील्ड में इस फील्ड में जाऊंगी तो मैं बेटर कर पाऊंगी और मैं अब बेस्ट कोशिश करूंगी। ये जस्ट 1 सेकंड, ये सवाल थोड़ा सा कड़ा पूछ दिया गया है। सवाल यह है कि आप में वैसी कौन सी खूबी है जिसके कारण आपको जज बना दिया जाए। पूछे गए हैं ऐसे सवाल। सर मैं इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हूँ कि मैं जज के लिए सेलेक्ट हो सकूं और फर्दर जो भी सिलेक्शन के बाद है तो मैं अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। तो ये तो हर कोई करेगा, ये तो हर कोई क्राइटेरिया को फुलफिल करता। सवाल यह है कि आप में ऐसी कौन सी स्पेशल क्वालिटी है जिसके कारण आपको जज बना दिया जाए। बाकी कोई स्टूडेंट जवाब देना चाहेंगे? यस बताइए। यस यस बताइए। जी जी बोलिए। सर सेम क्वेश्चन। हाँ सेम क्वेश्चन। आप में ऐसी क्या खूबी है जिसके बेसिस पे आपको जज बना दिया जाए, ये पूछा गया है। देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है। दिस इज ओनली ए साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। ये आप ऐसे सिचुएशन में रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, घबराते हैं कि नहीं घबराते, आपके पास पेशेंस है कि नहीं, ये एक awkward सा क्वेश्चन है। तो जानबूझ के ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेशेंस लेवल और आपके यूक्यू को, आपके आईक्यू को चेक करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन से एक पुरानी कहावत है, कल भी शायद हमने कहा था, स्माइल इज द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। कल शायद कहा था या किसी दूसरे इंटरव्यू सेशन में कहा था बच्चे, कल आप लोगों को कहा था हमने कि स्माइल इज द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। और शायद ये भी कहा था कि आप यस बताइए आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके बेसिस पे आपको जज बना दिया जाए। I have the yes yes आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू है। बाकी राघवेंद्र आप बताइए। सर मैं एक अच्छे जी फरहा आप बताइए। यस 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 सॉरी अच्छा विधि देता भी हूँ सर, ताकि मैं दोनों पार्टी का सुन। थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क का थोड़ी देर के बाद आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। थोड़ा नेटवर्क ठीक होने दीजिए, आपके साइड से ठीक हो जाए तो फिर आपको ले लेंगे। अब फरहा आप बताइए। So I believe that I'm a patient listener, and I have an eagerness to know the law and apply it accordingly. I'm not easily strong-armed, yet I welcome constructive criticism, and that is why I think I will be good fit in the judicial system. हाँ ये आपका थोड़ा बेहतर आंसर है। एक जज की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है गुड लिसनर। तो गुड लिसनर आपसे सवाल वाल पूछेंगे और आप तपाक छपाक से जवाब देंगे तो फिर वो गुड लिसनर वाली बात आपकी बेईमानी झूठी हो जाएगी। तो ये अगर आंसर देते हैं तो ये भी ठान लें कि वो जो बोलें उसे ध्यान से सुनना। आपका लिसनिंग एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
चलिए इनफॉर्मल पार्ट में इतना ही। अब हम लोग हाफ सेशन इनफॉर्मल में, अब फॉर्मल में। अनुराग, आपने सवाल तैयार किए हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और ये पूछने के लिए कुछ? सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे तो नहीं, लेकिन बाकी अच्छा जो ठीक topics हैं, है, जस्ट 1 सेकंड, मैं पूछ दूं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? एनी ऑफ यू? यस अंकित, बताइए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? Sir, in parliamentary democracy, sir, the council of ministers is collectively responsible to the parliament. यस सर, आप बताइए। यस सर। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो भी पार्लियामेंट में बहस चलती है या फिर जो भी वहां पे रॉन्ग या राइट पे जो भी झगड़ा होता है, तो उसमें उसके अगेंस्ट में कोई भी केसेस या फिर क्रिमिनल एक्ट का कोई भी कंटेम्प्ट नहीं लगता है। आई थिंक आर्टिकल, ये जबरदस्ती का आंसर है और टोटली बेसलेस आंसर है। सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 105 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 105 एंड 194। अब आपसे पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मैं बताऊंगा। यस फरहान निसात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? Yes, sir, it is a democratic form of government in which majority party comes in ruling and the minority becomes opposition, and the majority party has to maintain confidence in the parliament to be in power. गुड, आपने गूगल से आंसर ये लिया है? नहीं सर, मैंने सुबह ही पढ़ा है। अच्छा, सुबह आपने पढ़ा, चलिए एनीवे दैट्स ए गुड आंसर। रामप्रीत झा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? Yes, sir, this is a democratic form of government where the parliament has defined rules and functions in the decision-making process. Government is based upon coordination and cooperation between executive and legislative. गलत दिशा में जाने लगे, फर्स्ट लाइन सही था, बाकी के लाइन गलत हो रहा। और कोई इसका जवाब देना चाहेंगे? यस सोमा सरकार, आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? Parliamentary democracy means creation and continuance of government at the will of creation and existence of government at the will of the people. ये जूरिस्ट थ्योरी है, कई सारे लोगों ने इसके बारे में अलग अलग चीजें कही है। मैं इसका आंसर अब सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पहला पॉइंट तो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर leader of majority forms the government and the government survives as long it wins the confidence vote, the majority vote. Since democracy is all about number game, so whosoever is into the majority 50% plus 1 shall form the government. So into parliamentary system of government, the constitutional head may be somebody else. अब like हमारे constitutional head is the president, but the governmental head is who? Prime Minister. He is the leader of majority party crossing 50% plus 1 vote. So this is about पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब इसको हम बोलेंगे कैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? तो इसको बोलने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर प्राइम मिनिस्टर enjoys the confidence of majority of its member at least minimum
50% प्लस 1। अगर जितना सीट है उसके 50% प्लस 1 अगर नहीं है किसी पार्टी को, तो क्या वो गवर्नमेंट बना सकती है? तो बना सकती है, कोलिशन की गवर्नमेंट बनेगी। नहीं, कोलिशन में भी तो 50% 1, इवन इफ दैट इज ए कोलिशन गवर्नमेंट, 50% प्लस 1 का फिगर तो उन्हें पास करना पड़ेगा। Yes, sir. And if they don't have a 50% plus 1, then become hung parliament. अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है और हंग पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। अब बाई पॉल होगा कि अब क्या मतलब, ये दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट enjoys सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, मिनिमम 50% प्लस 1। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी, वो 50% प्लस 1 का आंकड़ा पार करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जूरिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं इनमें, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो वन लाइनर आंसर फॉर द पर्पसेज ऑफ इंटरव्यू, into parliamentary form of government, the prime minister enjoys the support of majority, minimum that is 50% plus 1। ठीक है? Any doubt? वीडियो सुन के नोट कर लीजिएगा। यस अनुराग, ओवर टू यू, आप अपने क्वेश्चन पूछिए फॉर्मल पार्ट के। ओके सर, कैंडिडेट कौन है सर अभी? कोई भी आप क्वेश्चन, एक आदमी आगे आइए मॉक के लिए, फॉर्मल पार्ट चलेगा। सारा ने हैंड रेज किया है, राघवन ने भी किया है, मौका दीजिए। यस अनुराग, ओवर टू यू। So my first question would be, what do you understand by the term constitutionalism? सारा, ये पिछले सेशन में हम लोगों ने किया भी है इस क्वेश्चन को। Constitutionalism. A government have limited power. That is called constitutionalism. Under the constitution. राघवेंद्र आप बताइए। आप म्यूटेड हैं राघवेंद्र, अनम्यूट कीजिए। राघवेंद्र आप म्यूटेड हैं, माइक्रोफोन। हाँ फोन थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ कोई बात नहीं। Upholding the spirit of constitution is called संविधान के स्पिरिट को होल्ड करने को संविधानवाद कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट, यही बताया था हम लोगों ने पिछले क्लासेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिपब्लिक किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? सर रिपब्लिक का गणतंत्र का अर्थ होगा जिस देश का जो प्रमुख होगा, सर्वोच्च प्रमुख अध्यक्ष होगा, वो वंशानुगत ना होके वंशानुगत नहीं। ठीक है, फरहान निसात आप बताइए, जिनको जवाब देना, जो मैं मॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हैंड रेज कीजिएगा अपना, आपको मौका दिया जाए। फरहान निसात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? So, a republican form of government says that आपसे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं पूछा गया, आपसे सिंपल पूछा गया रिपब्लिक। the republic हमने बोल दिया, आप डाउन हो गए। form अरे नहीं कर पाऊंगी मैं। वहां भी इंटरव्यू में इस तेवर में बोलते हैं, ये तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हम बोल दिया और आप डाउन हो गए। नहीं सर, मैं एक फॉर्म करके चल रही थी आंसर और वो ब्रेक हो गया ना। अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम, रिलैक्स और जवाब दीजिए।
in a public country, the head of the government is elected and not selected. It is yes, very good, not good. अच्छा, घबरा रहे हैं। सोमा सरकार। Republic means that head of the state is elected one and is not a hereditary monarch. As in case we have the president who is the head of the state, he is elected by the electorate, whom we the people of India elect, and he holds office for a fixed term. Yes, that's good answer. Ranjan Bhadani. Yes, sir. Sir, republic means the head of the state is elected, sir, and it is not selected by through the hereditary or something. Yes, that's. प्रशांत कुमार प्रियदर्शी। Yes, sir. Representation implies that, sir, representation of, republic implies that, sir, representation of people who matter the most, who will hold the power, actual power of the. इसको थोड़ा सा इम्प्रूव, आपने कहा कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी इलेक्टेड, ठीक है। एक छोटा सा लाइन आपको जोड़ना, छोटा सा शब्द जोड़ना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी इलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वुड नॉट बी हेरिडेटरी। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट would be the member from the public, and public after the election, and that is the meaning of republic. Short, बिल्कुल आप लोगों में से कुछ लोगों ने सही बताया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बी इलेक्टेड, बिल्कुल सही बताया, लेकिन एक छोटा सा शब्द उसमें जोड़ना है, इलेक्टेड फ्रॉम। कहां से, क्या शब्द जोड़ेंगे? Public. अब मतलब पब्लिक में पब्लिक हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होंगे वो पब्लिक होंगे, और जस्ट केस so far as फेडरलिज्म इज कंसर्न, हमारा जो what is the meaning of, what is the main characteristic of a federal constitution? So, there must be a separation of power at each level of the governments, like center or states. But Apart from that, sir, there must be an written constitution and there must be a feasibility of the situation of law. And प्रशांत कुमार प्रियदर्शी बताइए, और सभी बच्चे लोग आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप जो है ना, हम आपको, आप बोल नहीं पाते वो इशू नहीं है, हम सवाल पूछ रहे हो, आपको उसका जवाब भी बताएंगे। आप कॉपी में इन जवाब को लिख के शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े दिन के बाद फिर हम आपसे पूछेंगे, 1-to-1 सेशन में पूछेंगे। हमारे यहाँ मिनिमम नंबर 75+ आते हैं इंटरव्यू में, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। अब आपको कितने आते हैं वो रिजल्ट के बाद अब हम लोग पता करेंगे और बताएंगे कि कितने नंबर आते हैं। बहुत सा, तो आज आप बोल नहीं पा रहे हैं या बोलने में दिक्कत है, तो अगर मेरी बात आप सुने, इससे थोड़ा भी मायूस आपको नहीं होना है। ये बोलने वाली प्रॉब्लम जो टॉप करेगा उसको भी रहता। आप अपने कंसिस्टेंसी के लेवल को अगर हमारे से चेक करेंगे तो अब हमें तो काफी दिन हो गया, हर साल करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस हो गया, जितनी आपकी उम्र होगी उससे ज्यादा का तजुर्बा है हमारा। तो मेरे से मत टैली कीजिए, ये बोलने में जो
डिफिकल्टी आपको हो रही है तो ये डिफिकल्टी हर स्टूडेंट को होती है। अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है और आप दिल छोटा करके बैठ गए कि आप तो ठीक से बोल ही नहीं पा रहे, तो ये वैसा नहीं करना, ये हर किसी के साथ है, इसी में आपको बेहतर करना। अब सवाल है कि भाई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरलिज्म, हमें जो है 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है फेडरलिज्म के, कौन कौन से हैं बताइए। Yes, sir. यस, First one is, sir, supremacy of the constitution, sir. राइट, And second one is, sir, independence of the judiciary, sir. राइट, And sir, distribution of power between the union and the states, sir. राइट, 3 हुआ। Yes, sir. And one more would be, sir, a written constitution of the India, sir. यस, 4 हुआ। Yes, sir. देखिए फेडरलिज्म में ड्यूलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अगर 2 गवर्नमेंट होगी सेंटर और स्टेट तो देयर हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अनलेस अंटिल देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देयर कैन बी नो फेडरलिज्म। तो वी हैव, कौन सा लिस्ट है हमारे पास जिसमें यूनियन लिस्ट, कौन सा शेड्यूल है? So there has to be duality of government and distribution of power. Both central government and state government derives its power and authority from the schedule, 7th schedule हमारे यहाँ। दूसरा, आपने बिल्कुल सही बताया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एवरी पावर आइदर ऑफ लेजिस्लेचर या जुडिशियरी या एग्जीक्यूटिव, every power is derived from the constitution. Everybody is subject to the constitution, चाहे वो legislature हो, चाहे judiciary या executive, nobody is above the constitution. नेता लोगों के हम नहीं सुनते कि भाई संविधान असंवैधानिक काम कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, असंवैधानिक है, गैर मर्यादित है। नेता लोगों के आप डिबेट वगैरह में देखते होंगे। तो फेडरलिज्म में देयर हैज टू बी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरलिज्म दैट इट मस्ट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट आपकी इच्छा के अनुसार जब चाहे तो आप अमेंड करते हैं, जैसे आपकी, तो कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट नॉट बी फ्लेक्सिबल बट इट मस्ट बी समवट रिजिड, दैट इट कुड नॉट बी इजिली अमेंडेड। हमारे यहाँ क्यों अमेंडमेंट प्रोसेस है, तो 3/4 मेजोरिटी से, और कुछ अन्य पोर्शंस पे अमेंडमेंट है तो दैट हैज टू बी रेटिफाइड एंड कंफर्म बाय कितना नंबर ऑफ स्टेट? 50%, हाँ, मोर देन, हाँ, 1/2 ऑफ द स्टेट से भी होगा। तो बिकॉज सारे मिलेंगे नहीं, तो दैट इज ए रिजिडिटी, मीन्स आसानी से उसमें अमेंडमेंट ना हो सके, और अल्टीमेट सुप्रीमेसी ऑफ द कोर्ट। तो फाइनल पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन किसको है? जुडिशियरी को। तो फाइनल पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गार्ड द प्रोविजन, Supreme Court is the custodian of Constitution.
तो 5 चीजें आप गांठ बांध लीजिए फेडरलिज्म में। ये पूछा जाता है कि फेडरलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो आप कहिएगा कि सर नॉर्मली 5 होते, केवल हेडिंग आपको बोल देना है कि पहले में सर ड्यूलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरे में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरे में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पांचवा सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। तो बस इतना ही शॉर्ट में बोलना है। ये बोलेंगे तो उनको लगेगा कि आप कहीं गलत करें या नहीं जानते हैं, तब आपसे पूछेंगे, और नहीं तो उनका काम है इंटरव्यू में। आपका इंटरव्यू इस क्यों लिया जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल्डिंग इंटरव्यू? इंटरव्यू इसलिए लिया जाता कि हाँ कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना है, आपकी इंटीग्रिटी कितनी है, आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए सुटेबल हैं कि नहीं है। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए आपकी सुटेबिलिटी तब तक नहीं बनेगी जब तक आप एक अच्छा लिसनर नहीं हैं। आप अच्छे लिसनर होंगे तभी आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए सुटेबल होंगे। तो आप अच्छे लिसनर कैसे है, वो कुछ बोले और बीच में आप टोक पड़े, आपको आंसर आता भी है उसके बाद भी आपको 1 से 2 सेकंड का पॉज जरूर देना है। क्या कहा जाता है, जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट मस्ट अपीयर टू हैव बीन हाँ। तो लिसनिंग स्टेमिना, लिसनिंग कैपेसिटी मस्ट बी रिफ्लेक्टेड। आप पॉज देंगे तो आपका ग्राफ बनेगा कि ही इज ए गुड लिसनर, ध्यान से सुनता है बातों को, फिर सोचता है, फिर जवाब देता है। तो आपका परफेक्ट मैचिंग होगा पर्सनालिटी का और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। मतलब इनफॉर्मल पार्ट कुछ ऐसा है कि लोग इसको इग्नोर करते, लेकिन आपको नंबर क्या मिलेंगे वो इनफॉर्मल। आप जैसे मान लीजिए फेडरलिज्म के बारे में आप कुछ नहीं जानते या भूल गए, या कोई ऐसा सिचुएशन कि सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, तो कहेंगे रिलैक्स हो जाइए या याद कीजिए, या पूछेंगे क्यों नहीं याद हो रहा। तो आपका यह कहना कि सॉरी सर याद नहीं आ रहा, और साथ में आप एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन दे दिए कि सर बहुत दिन हो गया पढ़े नहीं था। आप वहां पे आंसर दीजिए, जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। वहां पे आपसे सवाल पूछा गया और आप नहीं जानते हैं और आप उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, आप नहीं पढ़ पाए, टाइम नहीं मिल पाया। तो क्या सोमा इसको हम लोग कह सकते हैं चोरी और सीना जोरी? जी सर। आपसे सवाल पूछा गया, आप जानते हैं, वेल एंड गुड। नहीं जानते आप सॉरी बोलिए कि सॉरी सर तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। आप कभी भी भूल कर भी ये गलती नहीं कीजिएगा, जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन। बच्चे लोग तो ऐसे ऐसे हरकत कर बैठते हैं, यहां तक कि बच्चे लोग, अब उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अब जिसका कॉन्स्टी नहीं है वो सीधे, ऐसा भी सुनने में मिला है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। तो बोर्ड ने कहा हंस के, तो क्या हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल नहीं पूछना चाहिए? तब कैंडिडेट पेशो पेश में। फिर बोर्ड ने कहा कि आप इस देश के नागरिक हैं, तो जी सर।
तो एक नागरिक होने के नाते अपने देश का संविधान जानना आपका कर्तव्य है या नहीं, ऐसा कहा गया। तो आप नहीं जानते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कितना जानते हैं इस बात का इंटरव्यू नहीं हो। आपका बेसिक ठीक है या नहीं है, आपको ट्रेनिंग दे के आपको एक अच्छा जुडिशियल अफसर बनाया जा सकता है या नहीं हो सकता, आप क्या ट्रेनिंग के लिए प्रॉन हैं या नहीं है, क्या आप हैप्पी टू लर्न। मैं कभी कभी डायलॉग मारा करता हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू लर्न, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। तो डायलॉग नहीं है, हकीकत में भी है। क्या आप लोग को डायलॉग लगेगा या कुछ हकीकत भी है? अरे थोड़ा रिलैक्स होके बात कीजिए। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू लर्न। क्या सोमा ठीक है? यस सर। हाँ, रिलैक्स रहिए। आप लोग जितना रिलैक्स रहेंगे, और जो भी जवाब देना है आपको स्माइलिंग फेस से देना। स्माइलिंग फेस का एक आदत डेवलप कीजिए। स्माइल गिव्स यू पावर। स्माइल इज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। और आपकी सारी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इज इट फेडरल और नॉट? दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बताइए। यस जी जी। हमारा संविधान संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण जो परिस्थितियों के अनुसार क्या रहता है, सामान्य रूप से ये संघात्मक, परिस्थितियों के अनुसार ये एकात्मक होता है। यस फरा। So, there is a difference of opinion when it comes to the true nature of any constitution with different units. However, majority says that a constitution is quasi-federal in nature, such as P.C. Vaid has said that a constitution is quasi-federal in nature. So, Mr. Jennings has said that it is a federation, but with a centralized unitary tendency. However, Baba Saheb Ambedkar has said that it is in fact a unitary government, and because our state has not come together to an agreement, so this is what I said. कितना लंबा जवाब दूंगा? यस प्रशांत कुमार प्रियदर्शी। सर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर सिर्फ फेडरल है, क्योंकि मेरे आवाज आई? यस यस सर। सर, इसका बेसिस ये है सर कि हमारे जो स्टेट्स हैं सर, कोई सर फेडरल नहीं है कि वो अलग हो सकते हैं यूनियन से सर। यस सोमा सरकार। Our constitution is neither purely federal or not purely unitary. It is a combination of both. This is a good answer. रामप्रीत। आपने हैंड रेज किया है। देखिए, ये फेडरलिज्म एक बहुत बड़ा चैप्टर है। वो इंटरव्यू बोर्ड में वो आपसे डिस्कस करने के लिए नहीं बैठा। तो इसका शॉर्ट आंसर आप जितना देंगे, जैसे अभी सोमा ने बताया, नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी।
क्या बताया था सोमा? मुझे आपका जवाब अच्छा लगा, प्लीज रिपीट। ये कहा था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर प्योरली फेडरल नॉट प्योरली यूनिटरी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हाँ, तो आप देखिए अपने तर्कस के तीर एक ही बार में सारे मत छोड़ दीजिए। अब जैसे सोमन ने कहा कि इट इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी, तो इतना कह के फिर वो आपसे पूछेंगे कि हाउ, फिर आप बताइए कि यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर में तो सबसे बेहतरीन इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी के दौरान यूनिटरी कैरेक्टर लेता है या नहीं लेता? यस सर। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, अगर लेजिस्लेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, 3 तरह के रिलेशनशिप हैं। आर्टिकल कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग? 2, 4, यस। तो जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, अगर इफ देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? इनटू नेशनल इंटरेस्ट सेंटर भी स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर। तो ये सब आप पढ़ के तैयार, अगर वो पूछे तब आपको बताना। आप जैसे ही कहेंगे कि नाइदर प्योरली फेडरल नॉर यूनिटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो ये आपका अपना आंसर हुआ। आपने किसी जूरिस्ट का आंसर नहीं पकड़ा कि केसी वेयर ने क्वासी फेडरल का, या जेनिंग ने ये कहा, या डीडी बसु ने ये कहा, या एचएम सिरवई ने ये कहा। तो आपका आंसर अपने शब्दों में है, जो आंसर वो बेहतरीन से बेहतरीन आंसर है। और इंटरव्यू को अपने हिसाब से करने के लिए आप सब कुछ एक सांस में बता देते हैं, तो एक तो लंबा होता है वो आपका। आप टू द पॉइंट स्पेसिफिक रहिए और उनको भी मौका दीजिए कि जो आपने बताया उसी में से वो पूछे। अगर वो किसी दूसरे टॉपिक पे चले गए पूछने को, तो फिर पता ना वो कौन सा टॉपिक पूछेंगे। आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, इंटरव्यू का क्या, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे? तो क्या कहा जा सकता है एनीथिंग अंडर द सन? क्या ये इंटरव्यू के लिए ठीक है? एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। तो और 2-3 बेसिक सी चीजें आप करें। कि अब जैसे आप किसी सवाल का जवाब नहीं जानते और सॉरी आप बोलते हैं, तो कभी कभी वो आपको कहते हैं कि रिलैक्स, सोचिए, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। अब वहां पे आप लगे उनको एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन देने की, सर बहुत दिन हो गया या मेरा, तो एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन देना बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप नहीं जानते हैं, बी योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल। आप सिंपली कहेंगे सॉरी सर, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं ध्यान आ रहा, बगैर पूछे अगर आप जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन देंगे तो डेट इज टेकन वेरी सीरियसली, माइंड इट। एक जुडिशियल ऑफिसर, at least he has to be honest, at least he has to be truthful. There is a judicial sanctity, there is judicial propriety, there is judicial integrity. ऐसा भी पूछा गया, what is the meaning of judicial mind? चलिए आज मैं आपसे पूछता हूं, what is the meaning of judicial mind?
क्या कहेंगे? माइंड ऑफ ए जज। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये आपसे मेरा सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल माइंड? Sir, by applying the rule of law, check that whether what is just and unjust. बताइए, बाकी लोग भी बताइए, व्हाट इज। यस सारा। With the mind applying in legal field, there is a justice and there is injustice. Yes. और कोई जवाब देना चाहेंगे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ जुडिशियल माइंड? ये भी पूछा गया क्वेश्चन में। Mind, so when the judicial officer comes and comes to the decision on the merit, we can say that there is a judicial mind. Sir, when the judge is judicial mind, जब judge judicial mind apply करता है during the cognizance of the case. और बाकी टाइम में जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई करता। बेल देते वक्त जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई करता। आर्गुमेंट सुनते वक्त जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई करता। केवल कॉग्निजेंस के टाइम में जुडिशियल माइंड अप्लाई करता। इस तरह के डिफेक्टिव आंसर बहुत ही घातक हो सकता है। अंशु कुमार, Yes, sir. आप बताइए। Judicial mind, sir, judicial mind, sir, after hearing of the both party and recording of the evidence of the both party and apply his mind. सोमा सरकार। Sir, when the judge takes decision in accordance with the principles of law, reason and justice, and also on the basis of the evidence recorded in the case. ये जबरदस्त, ठीक है, आंसर आपका गलत नहीं है। माई पॉइंट इज कि योर आंसर हैज टू बी शॉर्ट। यस अंकित, आप बताइए। The judicial mind is for to sound application of the law. जजमेंट में क्या होता है? रीजनिंग होता है। ग्राउंड फॉर डिसीजंस होते हैं जजमेंट में। Yes, sir. बिना रीजनिंग के कोई जजमेंट हो सकता है? No, sir. तो द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग, तो जुडिशियल माइंड के बारे में कहें कि द रीजनेबल माइंड अप्लाइंग द लॉ करेक्टली टू द फैक्ट ऑफ द केस। दिस इज ऑल अबाउट रीजनिंग। तो देखिए, जुडिशियल माइंड का कोई डिफिनीशन नहीं दिया गया है। हम लोग बहुत सारे जजमेंट पढ़ते हैं तो केयरफुल माइंड, अटेंटिव माइंड, रीजनेबल माइंड। तो इसका आंसर देने के लिए अब आपको ऐसा नहीं करना कि ये इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द स्टैट्यूट और ऐसे, और आप सिंपली कहिए कि सो फार एज व्हाट आई अंडरस्टैंड ए रीजनेबल माइंड applying the legal principles correctly with the reasoning. हम लोग कोर्ट में जब कभी आर्गू करते हैं तो हमारे अपोजिट पार्टी वगैरह अगर उन्होंने कुछ कह रखा तो मी लॉर्ड आई विल शो यू योर जुडिशियल ब्लड सेल स्टार्ट बॉइलिंग। तो जैसे आर्गुमेंट के दौरान कि इन्होंने ऐसा इस तरह से कर रखा है कि अगर इनकी दिखाई जाए तो आप समझ रहे हैं, ये मुहावरे के तौर पे यूज करा कि यो जुडिशियल ब्लड सेल स्टार्ट बॉइलिंग। जुडिशियल कंसाइंस, जुडिशियल मैनर, जुडिशियस डिसीजन,
unless until there is reasoning, can it be a judicious decision? आप बताइए, इन द एब्सेंस ऑफ रीजनिंग क्या इस वर्ड की कोई सैंक्टिटी रहेगी? माय क्वेश्चन टू यू, आप रीजनिंग को अगर हटा दें तो जुडिशियल माइंड की कोई सैंक्टिटी रहेगी? No, sir. और इसीलिए कहा जाता कि रीजनिंग इज द सोल एंड हार्ट ऑफ लॉ। तो ये सारे जो सवाल हैं, ये सारे जितने भी सवाल हैं, ये हर एक स्टूडेंट से नहीं पूछे जाते। आपका इंटरव्यू बहुत, इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। जो आज हमने आपसे पूछा, दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन, हार्ड पी टू क्रैक अबाउट। तो ये सवाल तब आपसे पूछे जाते हैं जब आप बेसिक या प्राइमरी लेवल आप पार कर गए और आपका अच्छा खासा इंटरव्यू हो गया, तो आपके फर्दर डेप्थ के लिए पूछे जाते हैं। तो क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये सारी चीजें काफी मायने रखती हैं और ये सारी चीजें काफी देखी जाती है। आज हम लोगों का अब अल्टीमेटली जो है कि कल आर्टिकल 19 के लिए रिजल्ट किया, हम लोगों के पास हजारों हजार क्वेश्चन है। आपको मैं बताऊं, शुरू में मैं खुद बीपीएससी के बाहर खड़ा रहता था। जो बच्चे इंटरव्यू दे के निकल रहे उनसे पूछते थे कि बाबू क्या पूछा आपसे, भैया क्या पूछा आपसे, पूछा गया, लिखते रहे। आज के डेट में हम लोगों के पास सारे क्वेश्चंस हैं, उनके बेहतरीन आंसर्स हैं। तो हमारा प्रयास है कि आपका इतना मौक हम करा दें कि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो एक भी ऐसा सवाल आपको ना मिले जो हमने यहाँ नहीं आपको समझाया, सिखाया और ट्रेनिंग दिया। सारे सवाल को यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया, समझाया, सिखाया, ट्रेनिंग दी। आप अगर हमारा वो बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू का भी वीडियो आप देख लेते हैं तो बहुत सारे एरियाज आपके पोर्शंस, अब क्योंकि उसमें तो सिविल लॉ वगैरह कवर नहीं किया गया, यहाँ पे तो हम लोग फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट भी कवर करेंगे, टीपीए वगैरह भी। तो बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू सो फार एज क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न, दैट इज गुड। आपके पास एक अच्छा, और हम लोग 25-30 क्वेश्चन भेज रहे हैं। देखिए, आपको अपने डाउट के साथ नहीं रहना। स्टूडेंट्स आर माई हार्ट एंड सोल। हम लोगों का मिशन कुछ और है। हम लोग अगर आपके किसी काम आ सके तो ये हम लोगों की खुशनसीबी होगी। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू 24/7/365। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सर्कल में अगर कोई आपका दोस्त इंटरव्यू दे रहा है, जूनियर सीनियर, तो एक अपने लेवल पे छोटा सा ग्रुप बनाइए। जैसे आर्टिकल 19 के क्या क्या क्वेश्चन हमने वहाँ पे शेयर कर दिया, आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए। आप पूरी तरह से तैयार हो गए, फिर यहाँ पे आके आपका ग्रुप मॉक करा दिया, आवश्यकता है 1-to-1 सेशन कर दिया। तो इस पे आप लोग विचार कीजिएगा। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से और मैनेजमेंट के कुछ डिसीजंस के कारण, अब आप देख ही रहे हैं इस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे लोग हैं, तो हर किसी की प्राइवेसी वगैरह को मेंटेन करते हैं। तो लेकिन अब जैसे इस बैच में बहुत सारे बच्चे लोग हैं, और भी ग्रुप है हम लोगों का इंटरव्यू का, छोटा छोटा ग्रुप ऐसा करके वहां पे वो लोग पार्टिसिपेट करते ऑन डिफरेंट टाइम एंड ओकेजन्स। तो आप अपना सर्कल ऐसे स्टूडेंट के साथ नहीं बनाइएगा जो इंटरव्यू नहीं दे रहा है। एटलीस्ट
जिसके साथ भी आप ग्रुप डिस्कशन का वो करें तो वो भी स्टूडेंट, ही मस्ट बी अपीयरिंग अ स्टूडेंट फॉर द इंटरव्यू। अगर आपके सर्कल में है तो ठीक है, और आपके सर्कल में नहीं है तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप देख ही रहे होंगे ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं इंटरव्यू वाला, बहुत स्टूडेंट हैं हम लोगों के पास। तो हम इनमें से 2-3 स्टूडेंट आपको दे देंगे, उनका फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेंगे और उनको एक दूसरे को बता भी देंगे। अगर आप अपने चॉइस का ग्रुप बनाते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर अपने चॉइस का ग्रुप नहीं बनता तो हम अपनी तरफ से 2-4 स्टूडेंट आपको दे देंगे जो इंटरव्यू के कैंडिडेट हैं। क्या कैसा रहेगा ये आइडिया? अच्छा रहेगा सर। क्या सोमा और बाकी बच्चे लोग बताइए, रंजन? क्योंकि सर अच्छा रहेगा। देखिए हमारा टाइम लिमिटेड होगा, हम आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। आप देख ही रहे हैं कितने सारे बच्चे लोग हैं हमारे, सबका देखना है। उसके अलावा रेगुलर बैचेज हैं, फाउंडेशन कोर्स, टारगेट बैच, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे। मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात 1 बजे तक नॉन स्टॉप काम करते रहता हूँ। तो हमारी क्लासेस 7 बजे शुरू हो जाती। 7 बजे क्लासेस के लिए हमें 6:30 से गेयर अप होना होता। तो हम चाह के भी बहुत सारा टाइम आपको मतलब इंटरव्यू पर्पस से ज्यादा टाइम देंगे। आप कुछ थोड़ी बहुत तैयारी अपना कर लें। आप पहला चॉइस रखें कि आपका कोई जानने वाला अपना कैंडिडेट हो जिसके साथ आप मिलके इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। अगर आपकी जानकारी में कोई उस तरह का आपका दोस्त नहीं है तो हम आपको 2-4 कैंडिडेट दे देंगे, नंबर एक्सचेंज कर देंगे, उसको भी बोल देंगे, आपको भी बोल देंगे। एक छोटा सा ग्रुप आपका बन जाएगा। जो टॉपिक होगा वो आप लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या ख्याल है आपका? सर ये बहुत जरूरी है सर। अब मेरे को नहीं पता, आप लोग इस पे विचार कीजिए। मैं चूंकि ये एक्सपीरियंस से देखा है कि आप जो छोटे छोटे ग्रुप जो बनाऊंगा मैं, तो जैसे फेडरलिज्म पे आज हमने बता दिया, आप लोग फिर आपस में चर्चा कर रहे हैं। सब लोग मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं। आप नौसिखिया तो नहीं है कि आपको ABCD पढ़ाना पड़ेगा, सारा चीज आपका पढ़ा हुआ अच्छे से तैयार है। 2-3 मिल के ग्रुप डिस्कशन आप आपस में तैयार कीजिए, पूरी तरह से तैयारी करके फिर आइए, मौक दीजिए। क्या अंकित, मनीष, प्रशांत, राघवेंद्र, क्या आप लोग? बहुत सही है। सही है। हम लोग तो आप अपने चॉइस के स्टूडेंट को हमें बता दीजिएगा, हम वही आपकी जो चॉइस होगी उसी का ग्रुप बना लेंगे। और बाकी अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिनका जो किसी को नहीं जानते तो उनको हम अपना दे देंगे। या मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता तो उसे हमारे बारे में बता। हम लोग तो पैसा तो ले ही नहीं रहे किसी से चार्ज तो कर ही नहीं रहे हम लोग, तो उसे हमारे यहाँ जोड़ दीजिए। जो औपचारिकताएं आप लोगों ने की है, एडमिशन फॉर्म भरा है, उसी तरह से उसको भी भरना पड़ेगा। तो या तो आपका कोई दूसरा फ्रेंड है बैचमेट तो उसको या तो आप जोड़ दीजिए, या फिर मैं, अगर कोई नहीं है तो मैं 2-3-4 स्टूडेंट का एक छोटा ग्रुप आपको दे देता हूं। नंबर एक्सचेंज कर देंगे आपका, और यहाँ पे हम लिख लेंगे ग्रुप में उसमें कौन कौन लोग हैं। तो क्या इसको वर्कआउट किया जा सकता है क्या? सोमा, राघवेंद्र, प्रशांत बताइए। अब हम लोगों को उतना नहीं आता, उतना आइडिया नहीं है। आपके बेटरमेंट के लिए मैं आपसे ओपिनियन ले रहा कि क्या कैन इट वर्क बेटर? यस सर, हमारी टीम के ग्रुप है सर, ऑलरेडी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं सर, और ये काफी इफेक्टिव है सर। आपका एक शॉर्ट सर्कल भी हो जाएगा। और कभी भी इंटरव्यू
आपका दोस्त चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर वो इंटरव्यू नहीं दे रहा है तो उसके साथ आपको ग्रुप नहीं बनाना है। साइकोलॉजी का असर पड़ता है। आप टाइम कांस्टेंट में चल रहे हैं, आज जिसको इंटरव्यू ही नहीं देना है वैसी सीरियसनेस उसको नहीं आ पाएगी। तो मेरा कंडीशन सिर्फ इतना ही है कि जिसके साथ भी ग्रुप बने, ही ऑल्सो मस्ट बी ए कैंडिडेट। समझिए मेरी बात को, मतलब जो इंटरव्यू का कैंडिडेट नहीं है उसके साथ ग्रुप नहीं बनेगा। मतलब हमारे एक्सपीरियंस पे, क्योंकि हमने देखा है पीछे ग्रुप बना था, जो इंटरव्यू के कैंडिडेट नहीं थे, बहुत सारा टाइम उनकी गप में और वैसे फालतू चीजों में बर्बाद हो गया और वैसे ही करते रह गए। जिस पर्पस के लिए ग्रुप बनना था वो ग्रुप उतना कामयाब, तो इसलिए इस बार हम लोगों ने मैंडेटरी कर दिया कि ग्रुप उन्हीं का बनेगा जो इंटरव्यू के कैंडिडेट हैं। जो इंटरव्यू के कैंडिडेट नहीं है उनको ग्रुप में किसी भी तरह की कोई जगह नहीं। तो आप इस पे विचार कीजिएगा। पहला कोशिश आप कीजिए कि अपने जिसको आप जानते हैं डायरेक्टली उनके साथ ग्रुप बनाइए, उनको हमारे यहाँ जोड़िए। अगर आप किसी को नहीं जानते तो हम अपने स्टूडेंट में से आपको 2-4 दे के आपका ग्रुप बना देंगे क्या। तो इसको किया जाए, एक्सपीरियंस के तौर पे देखा जाए इसको। एक्सपीरियंस में कर भी दिया जाए, नंबर किसी को भी किसी के साथ मतलब ग्रुप बना दे, क्योंकि सब तो पढ़ने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस कर दिया तो फायदा ही। अच्छा ठीक है, हम बात करके मतलब वो करके आप लोग भी मीनवाइल 1-2 दिन के अंदर ये सारी चीजें कर लेंगे हम लोग। आप लोग भी अपने हिसाब से पहला कोशिश कीजिए कि आप अपने लेवल से बनाइए। अगर आप अपने लेवल से नहीं बना पाते हैं तो फिर हम दे देंगे। तो ठीक है, विद दिस थिंग्स आज का ऑगस्ट सेशन किसे कहते हैं? ऑगस्ट प्रेजेंस, ऑगस्ट सेशन क्या होता है? ऑगस्ट सेशन नहीं, वो तो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते, बजट सेशन, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन। बेनाइन प्रेजेंस अगस्त सेशन, चलिए गूगल करके कल बताइएगा हम कि व्हाट इज द मीनिंग एंड इफेक्ट ऑफ ऑगस्ट सेशन। मैं सेशन नॉट नेसेसरली ऑलवेज विद द पार्लियामेंट, हम लोग ये कर रहे हैं दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेशन। शिवम आज आप बहुत लेट हो गए आज कुछ काम में बिजी हो गए होंगे। नहीं यस सर, थोड़ा सा यस सर थोड़ा सा बिजी थे आज। अच्छा कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग ये सारा आएगा कल के वीडियो में, तो कल देख लीजिएगा। और एक बहुत अभी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है वो भी आ जाएगा, वो भी पूरा देख लीजिएगा। तो नाउ टाइम अप, सी यू टुमारो, गुड नाइट।